अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आज की कहानी महमूद भाई ने हमें रहीम यार खान से भेजी है। ये एक अंधेरी और सुनसान सड़क थी जिस पर एक सुर्ख रंग की गाड़ी काफी देर से सफर कर रही थी। गाड़ी के अंदर एक लाइट भी रोशन थी जिसकी रोशनी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी साफ नजर आ रहा था। ये साहिल था जो कि अक्सर हॉरर फिल्में बनाया करता था। वो रोज की तरह आज भी लेट नाइट अपने घर के लिए निकला था, लेकिन उसके जहन में बार बार फिल्म का स्क्रिप्ट घूम रहा था। वो अपने आप से बातें करता हुआ फिल्म के अगले सीन के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और वो अनबैलेंस होने लगी। साहिल ने गाड़ी को संभालते हुए सड़क के एक किनारे की तरफ खड़ा किया और खुद गाड़ी से नीचे उतर आया। अरे ये क्या! गाड़ी के दोनों अगले टायर ही पंचर हो गए थे। वो ठुस की आवाज शायद गाड़ी के टायर पंचर होने की वजह से आई थी। अगले वाले दोनों टायर बुरी तरह से बैठ गए थे और गाड़ी किसी भी तरह से चलने के लायक नजर ना आ रही थी। ओह डैम इट! ये क्या हुआ? दोनों व्हील एक साथ ही पंचर हो गए। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? साहिल ने गाड़ी की टायरों की तरफ देखते हुए कहा। वो परेशानी के आलम में गाड़ी की डिग्गी की तरफ गया, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में तो सिर्फ एक ही स्पेयर व्हील मौजूद था। चाहे मैं गाड़ी का एक टायर चेंज भी कर लूं, फिर भी घर तक नहीं पहुंच सकता, उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। अब वो अपनी गाड़ी के करीब खड़ा होकर इधर उधर मदद के लिए तलाश करने लगा, लेकिन भला उस वीराने में कौन उसकी मदद कर सकता था। फिर अचानक उसकी नजर रोड से नीचे कुछ फासले पर जा पड़ी, जहां पर कुछ झोपड़ी नुमा घर मौजूद थे। लेकिन भला वो साहिल की क्या मदद कर सकते थे? वो अभी इसी कश्मकश में था कि उसे दूर से ही दो आदमी अपनी तरफ चलते हुए दिखाई दिए। जब वो रोड के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक कार और एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो शायद किसी बात पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। खैर, वो चलते हुए साहिल के करीब आ पहुंचे। अरे यार, वो देखो, सड़क पर एक गाड़ी और एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसे किसी मदद की जरूरत हो। आओ वहां चलते हैं, उनमें से एक शख्स ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा, और वो दोनों तेजी से चलते हुए साहिल के करीब आ पहुंचे। अरे भाई साहब, आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? लगता है शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है, उनमें से एक शख्स ने साहिल को मुखातिब करते हुए कहा। इससे पहले कि साहिल उसकी बात का कोई जवाब देता, उनमें से एक शख्स ने साहिल को पहचान लिया। अरे अरे अरे, ये तो साहिल साहब हैं, फिल्म प्रोड्यूसर। अरे साहब, आप और यहाँ इस वीराने में? उन दोनों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। साहिल को पहचानते ही वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे। जी हाँ, मैं साहिल ही हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर, और मैं तकरीबन रोज ही यहाँ से गुजरता हूँ। न जाने आज क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए और मेरे पास एक्स्ट्रा टायर एक ही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। रात अंधेरी है और इस वीराने से कोई कम ही गुजरता है। मैं इस इंतजार में खड़ा हूँ कि शायद कोई गाड़ी गुजरे और मैं उससे स्पेयर व्हील ले सकूं। इतना कहकर साहिल खामोश हो गया। अरे साहिल साहब, आप भी कमाल करते हैं। भला इस वीराने में से आपके अलावा और कौन गुजर सकता है? क्योंकि इस खौफनाक सड़क से कोई कम ही गुजरता है। इसका तो बस एक ही हल है कि हम में से कोई आदमी यहाँ से टायर ले जाए और पंचर लगवा कर वापस ले आए। लेकिन एक तो शहर यहाँ से काफी दूर है और रात के इस पहर कोई लिफ्ट मिलना भी मुमकिन नहीं। अब तो बस एक ही काम हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी खामोश हो गया। वो क्या? साहिल ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। वो ये कि हम आपकी गाड़ी को साइड पर कर देते हैं और आज की रात आप हमारी झोंपड़ी में गुजारें। वैसे भी सुबह होने में 2-4 घंटे ही बाकी है और ये हमारी खुशकिस्मती भी होगी कि हम आपकी मेहमान नवाजी करें। बस इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया और साहिल किसी गहरी सोच में खो गया। काफी देर सोचने के बाद जब साहिल को कोई और हल नजर न आया तो उसने उनके साथ जाना ही मुनासिब समझा। उसने गाड़ी से अपना ब्रीफ केस और ओवरकोट निकालकर गाड़ी को लॉक किया और उनके साथ साथ चलने लगा। उसे इस वीरान माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी और वो इस छप्पर में रात गुजारने के बारे में सोच रहा था। खैर, वो जैसे ही इस छप्परनुमा घर के एक इकलौते कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर वाला मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये सब कुछ उसके खिलाफ तवक्को था। कमरे के एक कॉर्नर में
एक बड़ा सा बेड और उसके साथ ही एक सोफा सेट रखा हुआ था। फर्श पर कारपेट और जगह जगह खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते सजे हुए रखे थे। साहिल हैरानी के आलम में इधर उधर देखते हुए सोफे पर जा बैठा और उसके दोनों मेजबान भी उसके दाएं बाएं बैठ गए। कुछ देर तो माहौल में खामोशी रही, लेकिन उसके बाद ही जैसे गपशप का एक सिलसिला सा निकल पड़ा, जो कि साहिल की बनाई हुई डरावनी फिल्मों पर आकर खत्म हुआ। अरे साहिल साहब, मैं तो आपकी खिदमत करना भूल ही गया। उस उधेड़ उम्र आदमी ने साहिल की जानिब देखते हुए कहा। अरे ओ जैनब, कहाँ रह गई हो यार? यार देखो तो सही, हमारी एक बहुत ही पसंदीदा शख्सियत आज हमारे घर में मेहमान हुई है और तुम न जाने कहाँ रह गई हो। जल्दी से चाय ले आओ। उस आदमी ने कमरे के एक तरफ बने हुए छोटे से दरवाजे को धकेलते हुए कहा था। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की चाय की ट्रे लेकर उस कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर साहिल पर पड़ी तो वो उसे देखते ही रह गई। अरे साहिल साहब, आप और हमारे घर, हमारे तो नसीब ही जाग उठे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी बनाई हुई तमाम हॉरर फिल्में बड़े शौक से देखा करती हूँ। क्योंकि हम सब लोग ही हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपसे मुतासिर होने के बाद हमने भी एक 1.5 घंटे की फिल्म बनाई है। अगर आप उसे देखकर उस फिल्म के बारे में कोई अच्छा सा तबसरा करें तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। साहिल उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर एक लम्हे को तो भौचक्का सा रह गया, क्योंकि इस झोंपड़ी नुमा घर में कोई फिल्म प्रोड्यूसर कैसे रह सकता है। इससे पहले कि साहिल कुछ समझ पाता, वो लड़की अपनी जगह से उठी और सामने पड़े हुए वीसीआर में एक कैसेट लगा दी। अगले ही लम्हे टीवी की स्क्रीन रोशन हुई और साहिल ने जो मंजर देखा वो वाकई मुतासिर कुन था। ये कब्रिस्तान का मंजर था। हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा और सफेद सफेद धुआं पूरी फिजा को अपनी लपेट में लिए हुए था। यहां तक कि पूरे कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा था। इस माहौल में खामोशी की फिजा ऐसी थी कि किसी झिंगर की भी आवाज ना आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मुख्तलिफ कब्रों को दिखाया जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक कब्र की मट्टी हिलने लगी। अचानक कब्र में से एक हाथ ऊपर की जानिब नमूदार हुआ और फिजा में बेहंगम चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। साहिल ये मंजर देखकर एक मर्तबा तो थर्रा उठा। पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ और इसी तरह मुकम्मल जिस्म एक कब्र से बरामद हुआ, जिस पर एक सफेद रंग का कफन लिपटा था। जब उस आदमी का चेहरा सामने आया तो साहिल ने अपने दिल पर खौफ से हाथ रख लिया। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई, जबकि कमरे में मौजूद बाकी लोगों के मुंह से भी एक चीख निकल गई, क्योंकि कब्र से निकलने वाले आदमी का चेहरा आधा गोश्त और आधा चेहरा खाल के बगैर हड्डियों से बना हुआ था और आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। इस वीराने में उस हॉरर फिल्म ने माहौल को और भी खौफनाक कर दिया था। साहिल और वो लोग फिल्म देखने में ऐसे खो गए कि उन्हें अपने इर्द गिर्द का होश तक न रहा। फिर वो मुर्दा कब्र से निकलकर कब्रिस्तान की एक तरफ चल पड़ा, जिससे कुछ फासले पर एक कॉटेज बना हुआ था। वो मुर्दा किसी रोबोट की तरह चलते हुए उस कॉटेज के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे को हाथ लगाए बगैर वो किसी हवा की तरह कॉटेज के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर एक खूबसूरत औरत और मर्द अपने बेड पर बेखबरी की नींद सो रहे थे। मुर्दे ने उस सोए हुए आदमी को उठाकर दीवार के कोने में दे मारा, जिससे पूरे कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और वो औरत हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बुरी तरह से लरज रही थी और डरते डरते दरवाजे की जानिब भागी। अगले ही लम्हे वो मर्द अपना सर सहलाता हुआ जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बीवी को बहुत आवाजें दी, लेकिन वो डर के मारे इतनी खौफजदा हुई कि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। उस मर्द ने टेबल पर पड़ी हुई लंबी सी मजबूत टार्च उठाई और उसे बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। उस हसीन औरत को देखते ही वो मुर्दा उसके पीछे भागा और उस औरत का शौहर भी अपने हाथ में टॉर्च लिए उन दोनों के पीछे भागा। लेकिन न जाने वो दोनों इस घुप अंधेरे में कहां गायब हो गए थे। वो अपनी बीवी को जोर जोर से आवाजें देने लगा और बुरी तरह हाँफता हुआ उसे हर तरफ ढूंढने लगा। शायद अगले ही लम्हे उसने कब्रिस्तान में एक परछाई देखी। वो आहिस्ता आहिस्ता डरा और सहमा हुआ कब्रिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कब्रों को फलांग रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अचानक उसे अपने से कुछ ही फासले पर कदमों की एक चाप सुनाई दी और उसे एक परछाई कब्र से निकलकर दूसरी कब्र के पीछे छुपती हुई नजर आई।
वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस कब्र की जानिब बढ़ने लगा। कब्रिस्तान में बिखरे हुए जा बजा सूखे पत्तों पर जैसे ही उसका कदम पड़ा तो उसकी मौजूदगी का एहसास अब कब्रिस्तान के तमाम वासियों को होने लगा था। फिर अचानक से ही एकदम पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा सा छा गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका सीना तोड़कर अचानक बाहर आ गिरेगा। फिर उसी वक्त आसमान से एक बिजली चमकी और वही कफनपोश भयानक मुर्दा उस आदमी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसे अपने सामने देखते ही उस आदमी के मुंह से एक चीख निकल गई जो कि पूरे जंगल में गूंज उठी और उसके साथ साथ फिल्म देखने वालों के मुंह से भी। साहिल और उसके मेजबान बुरी तरह से चीख उठे थे। फिर अचानक ही उस छप्पर वाले घर की लाइट बंद हो गई, जिसके बंद होते ही एक दफा फिर से कमरा चीखों से गूंज उठा। अगले ही लम्हे साहिल के कानों से अपने मेजबान की आवाज टकराई, अरे यार लगता है जनरेटर बंद हो गया। फिल्म तो वाकई बहुत डरावनी थी, आप लोग रुके, मैं अभी देख के आता हूँ। इतना कहकर वो पहले वाला मेजबान उठकर बाहर चला गया और दूसरा अपनी जगह से उठकर साहिल के करीब आ बैठा। बोलिए सर, हमारी फिल्म कैसी लगी है आपको? उसने सवालिया नजरों से साहिल की जानिब देखते हुए कहा। अरे यार तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है तुम लोगों ने। अगर ये फिल्म आखिर तक ऐसी ही रहती तो मेरे ख्याल में ये फिल्म सुपरहिट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से तुमने मंजरकशी की है ये फिल्म तुम लोगों को माला माल कर देगी। साहिल के मुंह से ये बात सुनकर उसका मेजबान फूला न समा रहा था। थैंक यू सो मच सर। बस अभी जनरेटर चलता है तो हम आगे की फिल्म भी एक साथ ही देखते हैं ताकि हमारी अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, साहिल ने संजीदा लहजे में उसे जवाब देते हुए कहा। अभी उसने अपने मुंह से यही जुमला अदा किया था कि कमरे में लाइट आ गई। लाइट आते साथ ही कमरे के बाहर वाला दरवाजा खुला और फिल्म वाला वही मुर्दा साहिल को अपने बिल्कुल सामने खड़ा नजर आया। साहिल के मुंह से एक दबी दबी से चीख निकल गई और वो खुद को संभालने लगा। फिर उसने जैसे ही अपने साथ बैठे हुए मेजबानों को देखने की कोशिश की तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि उस कमरे में मुर्दे के सिवा और कोई भी मौजूद ना था। जैनब और वो आदमी दोनों ही सोफों से गायब थे। साहिल ने फौरन ही अपने दिल पर हाथ रखा और सोफे से नीचे लुढ़क गया। शायद वो ये खौफनाक और भयानक मंजर बर्दाश्त ना कर पाया था। अब वो मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साहिल के सर पर पहुंच गया और उसे बड़े गौर से देखने लगा। अरे यार जमील, लगता है सर जी तो असल में मर गए, उस मुर्दे के मुंह से आवाज निकली। उसके मुंह से ये बात सुनते ही जैनब और वो दूसरा मर्द सोफों के पीछे से निकल आए। जैनब ने जैसे ही साहिल के दिल की धड़कन चेक की तो उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात जन्म लेने लगे। साहिल का चेहरा सफेद हो गया था और नब्ज अपनी जगह छोड़ गई थी। वो तीनों खौफजदा होकर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। भला एक हॉरर फिल्में बनाने वाला मजबूत दिल इंसान एक लम्हे में ऐसे कैसे मर सकता है? उनमें से खड़े हुए एक शख्स ने साहिल की जानिब देखते हुए कहा, अरे यार तू इस बात को छोड़, बस अब इतना बता के इस लाश का क्या करना है, ये तो हमारे गले पड़ गई। अगर किसी को साहिल की मौत के बारे में इल्म हो गया तो हमारी फांसी तो तय समझो। इतना कहकर वो परेशानी के आलम में अपने बालों में हाथ फेरने लगा। अब वो तीनों साहिल की लाश उठाकर उस झोपड़ी से बाहर ले आए थे। अरे यार इसकी गाड़ी तो वहीं मौजूद है, जैनब ने निहायत ही परेशान लहजे में कहा। अरे बाबा पहले तुम लाश को तो संभालो, गाड़ी को हम बाद में गायब कर देंगे। अरे यार नहीं नहीं, राह चलते अगर किसी ने कार देख ली तो हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हमें गाड़ी को ठिकाने लगाना चाहिए, जैनब ने उन दोनों को मशवरा देते हुए कहा। अब उन तीनों ने साहिल की लाश को जमीन पर रख दिया था और जैनब को लाश के पास रुकने का कहा ताकि वो गाड़ी को ठिकाने लगाए। लेकिन जैनब तो पहले ही खौफ से मरी जा रही थी। आखिरकार ना चाहते हुए भी वो लाश के पास रुकने के लिए तैयार हो गई और वो दोनों गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए चले गए। जब वो दोनों गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद जैनब के पास पहुंचे तो वहां ना लाश थी और ना ही जैनब। वो दोनों पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे और साथ में जैनब को आवाजें भी देने लगे। जावेद मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ऐसा काम नहीं करते, अगर जैनब को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख यार कामरान, ऐसी बातें ना कर, हम तीनों दोस्त हैं
और ये सारा प्रोग्राम हम तीनों का बनाया हुआ था। अब इस सारे काम का इल्जाम तू मुझ पर न डाल। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगे। फिर जावेद ने अपने हवास पर काबू पाते हुए कामरान की जानिब देखा। देखो यार, अब इन बातों का वक्त नहीं, हमें साहिल और जैनब को ढूंढना है। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इतनी हॉरर फिल्में बनाने वाला इतना बुज़दिल कैसे हो सकता है। खैर, बहुत देर हो गई है, हमें उन दोनों को तलाश करना है। तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। इतना कहकर वो दोनों मुखालिफ सिमत में लाश और जैनब को ढूंढने लगे। कामरान उस वक्त एक मुर्दे के गेटअप में था। उसने जल्दी से अपना मास्क उतारा और आहिस्ता आहिस्ता जैनब को आवाजें देता हुआ दरख्तों के दरमियान ढूंढने लगा। वो एक घने से दरख्त के नीचे खड़े होकर अभी इधर उधर देख ही रहा था कि उसे झींगरों की आवाज एकदम तेजी से आने लगी। फिर अचानक उसे एक दरख्त की टहनियां टूटने की आवाज आई। कामरान ने बौखलाकर ऊपर की जानिब देखा तो एक औरत की डेड बॉडी उसके सर के ऊपर से आ गिरी और उसके मुंह से एक चीख बुलंद हुई जो कि बहुत देर तक उस पूरे वीराने में गूंजती रही। कामरान की ये चीख जावेद ने भी सुन ली थी। वो चौंक कर पीछे की तरफ भागा और जावेद को आवाज देने लगा। अभी वो चंद कदम ही भागा था कि उसको एक दरख्त के पीछे से घुंघरूं के छनकने की आवाज आई। जावेद को एक जोरदार झटका सा लगा और उसने डरते डरते पीछे की जानिब देखा। उसके सामने एक काले मुंह वाली औरत अपने लंबे लंबे बाल और खौफनाक शक्ल लिए खड़ी थी। उसके पैरों में घुंघरू थे और वो खौफनाक निगाहों से जावेद को देखे जा रही थी। उसने जैसे ही अपना कदम जावेद की जानिब बढ़ाया तो पूरी फिजा में घुंघरू की छनकार फैल गई। जावेद को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उस अजीबोगरीब मखलूक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जावेद चीखना चाहता था लेकिन उसके हल्क से आवाज ना निकल रही थी। अगले ही लम्हे उसे अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जावेद अब बेहोश हो चुका था और वो अजीबोगरीब मखलूक उसके सर के ऊपर खड़ी हुई मुसलसल हंसे जा रही थी। बड़े आए थे साहिल को डराने वाले, साले डरपोक कहीं के। उस मखलूक के मुंह से साहिल की आवाज निकली और अगले ही लम्हे पूरे माहौल में साहिल के कह गूंजने लगे। उसने अपने सर पर पहने हुए नकली बाल और मुंह से मिट्टी साफ कर दी। उसने अपने मेजबानों से बदला ले लिया था और उनकी बेहोशी पर हंसे जा रहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।